जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम लक्ष्मण किताब का नेक्स्ट टॉपिक यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये देखने वाले हैं। हमने फर्स्ट टू सेक्शन जो है लक्ष्मण किताब के 16 चैप्टर तक वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है। और दूसरे भी जो कोर्सेस है जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री, मैंने काफ़ी सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट कर कर वो जो कोर्स है वो बनाया है, जिससे कि आपको अगर आपने वो वीडियो देख लिए तो आपको कोई भी सोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप पूरी तरीके से वो जो एंशियंट हिस्ट्री का टॉपिक है उस पर रिलाई कर सकते हो। तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर एंशियंट हिस्ट्री भी देख सकते हो। सिर्फ दो टॉपिक उसमें बचे हैं, गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड, जो मैं जल्दी लेकर आ जाऊंगा। तो इस वीडियो में हम अटॉर्नी जनरल के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे और जल्द से जल्द मैं आपके सामने वीडियोस जो है वो लाने की कोशिश करूंगा। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो मयूर मुगरे नाम से, और आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो मयूर मुगरे विदाउट स्पेस, और आप टेलीग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। अभी आज ही मैंने चैनल बनाया है जिस पर मैं, अगर आपको पीडीएफ लगते हैं ये जो वीडियोस है इसके, तो मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। और उसके बाद जो भी करंट इश्यूज है वो भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के लिए। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कहाँ पर दिया हुआ है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में हमारे संविधान में, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दिया हुआ है। तो उसमें कहाँ पर दिया हुआ है? तो आप सभी को पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स है। तो ये जो है आर्टिकल 76 में दिया हुआ है ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल। मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कहाँ पर दिया हुआ है? तो आर्टिकल 76 में दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं ये हमारे भारत के। ठीक है। अब उसके बाद अपॉइंटमेंट कौन करते हैं इनकी, ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट यहाँ पर करते हैं। एजी पर सिर्फ मेरा हक है, ऐसे हमारे राष्ट्रपति बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट है वो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। अब यहाँ पर जो अनकन्वेंशनल फ़ोटोज़, अनकन्वेंशनल जो कॉल आउट्स है वो मैं इस्तेमाल करता हूँ ताकि आपको ईजिली याद हो जाए, ज़्यादा टाइम तक आपको याद रहे, ताकि एग्ज़ाम में जैसे अनकन्वेंशनल चीज़ें हैं वो हमें ज़्यादा याद रहती है। तो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। उसके बाद अब इनकी क्या कंडीशंस है अपॉइंटमेंट करने के लिए। अब राष्ट्रपति जो है वो किसी को भी ऐसे उठाकर, जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को उठाकर एक बहुत बड़ा सम्राट बना दिया था, उसी तरीके से यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर उन्हें कुछ क्वालिफिकेशंस, कुछ कंडीशंस यहाँ पर उन्हें लगती है। तो क्या कंडीशंस है? तो ही मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, मतलब सिटीज़न रहना चाहिए भारत के नागरिक रहना चाहिए। जज ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स और एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। अब यहाँ पर देखिए, वो किसी हाई कोर्ट के जज रहना चाहिए 5 सालों के लिए, या फिर हाई कोर्ट के एडवोकेट रहना चाहिए 10 सालों के लिए। इमिनेंट ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के ओपिनियन में एक इमिनेंट ज्यूरिस्ट रहना चाहिए। अब ये जो कंडीशंस है, ये कंडीशंस अगर आपने लक्ष्मीकांत किताब जो है वो पढ़ी है, तो ये जो कंडीशंस यहाँ पर दिख रही है कि वो सिटीज़न रहना चाहिए भारत के, जज रहना चाहिए किसी हाई कोर्ट के 5 सालों के लिए, एडवोकेट रहना चाहिए किसी हाई कोर्ट के 10 साल के लिए, इमिनेंट ज्यूरिस्ट रहना चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये जो कंडीशंस है, ये हमें कंडीशंस किसी न किसी की सिमिलरिटी दिखाती है। तो किसकी याद दिलाती है? तो ये हमें याद दिलाती है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। तो मतलब इन शॉर्ट अगर हमें बताना है तो ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई इंसान सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्वालिफाइड है तो वो जो हमारे अटॉर्नी जनरल है वो भी बनने के लिए क्वालिफाइड है, वो भी बनने के लिए एलिजिबल है। तो उन्हें कौन बना सकते हैं? तो हमारे राष्ट्रपति बना सकते हैं, जो कि बोल रहे हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में बोल रहे हैं कि एजी पर सिर्फ मेरा हक है। अब यहाँ पर टर्म्स देखते हैं हम, टर्म कितनी है उनकी। तो जैसा हमको पता है लोकसभा की टर्म 5 सालों के लिए है, प्रेसिडेंट की टर्म 5 सालों के लिए है। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी टर्म जो है 5 सालों के लिए है। ऐसी बहुत कम चीज़ें हैं जिसकी टर्म जो है वो 6 सालों के लिए है। जैसे कि एक अगर बताएं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो उनकी टर्म जो है वो 6 सालों के लिए है। तो इस तरीके से इनकी टर्म क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की टर्म क्या होगी? तो यहाँ पर जो है टर्म यहाँ पर फिक्स्ड ही नहीं है। कितने सालों के लिए रहेंगे बता ही नहीं सकते हैं। तो फिर कितने सालों के लिए रहेंगे, कौन डिसाइड करेगा? किस तरीके से डिसाइड होगा कि कितने सालों के लिए यहाँ पर अटॉर्नी जनरल रहेंगे? या एक बार अपॉइंट कर लिए उसके बाद वो परमानेंटली अटॉर्नी जनरल वही एक इंसान रहेगा क्या? तो ऐसा नहीं है। नो प्रोसीजर फॉर रिमूवल, अब रिमूव करने के लिए भी कोई प्रोसीजर नहीं है, मतलब रिमूव ही नहीं हो सकते हैं। मतलब कोई इंसान अगर सपोज मैं अटॉर्नी जनरल बन गया तो मतलब मैं परमानेंटली अटॉर्नी जनरल रहूँगा क्या? तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ तो हो नहीं सकती है। होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है मतलब जो राष्ट्रपति है वो जब तक चाहेंगे तब तक यहाँ पर अटॉर्नी जनरल जो है वो अपनी कुर्सी संभाल पाएंगे।
अपनी जो पोजीशन है वो संभाल पाएंगे। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन है यहाँ पर, तो हमारे राष्ट्रपति है। प्रेसिडेंट जब तक चाहेंगे तब तक उन्हें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाकर रख सकते हैं, जब वो चाहेंगे तो उन्हें निकाल कर किसी और को वहाँ पर अपॉइंट कर सकते हैं। मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, प्रेसिडेंट उन्हें किसी भी वक्त निकाल सकते हैं। मतलब ये पूरा तरीके से जो प्रेसिडेंट है उनकी डिस्क्रिप्शन में आता है, प्रेसिडेंट जो है उनकी पावर में आता है कि मैं इन्हें कब निकालूं, ये मेरा हक है। जैसे वो बोल रहे थे कि एजी पर सिर्फ मेरा हक है, तो उन्हें अपॉइंट करने पर भी राष्ट्रपति का हक है, उन्हें निकालने पर भी राष्ट्रपति का ही हक है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो मतलब क्या है कि जैसे राष्ट्रपति बोल रहे हैं ए जी ओ जी लो जी सुनो जी निकलो जी तो यहाँ पर क्या है कि राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें अपॉइंट कर सकते हैं, राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें निकाल दे सकते हैं। तो ऐसा राष्ट्रपति को जो है वो हक है, यहाँ पर अधिकार है अटॉर्नी जनरल के बारे में। उसके बाद वो जो है वो ऐसा है क्या कि ऑफिस में आ गए तो पूरा हक जो है प्रेसिडेंट का ही रहेगा, वो अपने हिसाब से ऑफिस से निकल नहीं सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो अपने हिसाब से रेसिग्नेशन दे के जो ऑफिस है वो क्विट कर सकते हैं। अब रेसिग्नेशन जो है वो किसको देंगे, तो ऑब्वियस है जिसका उन पर हक है। तो किसका है, तो हमारे राष्ट्रपति का है, हमारे प्रेसिडेंट का है। तो प्रेसिडेंट को ही वो अपना रेसिग्नेशन लेटर जो है वो सबमिट करेंगे और ऑफिस जो है वो क्विट करेंगे। कन्वेंशनली जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं वो रिज़ाइन करते हैं जब भी जो गवर्नमेंट है वो रिज़ाइन करती है या फिर रिप्लेस होती है तब, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है उनकी ही रिकमेंडेशन पर या फिर उनके ही ज़रिए जो अटॉर्नी जनरल है वो अपॉइंट किए जाते हैं। तो ऑब्वियस है अगर मोदी जी ने किसी को ऊपर लाया है, अगर मोदी जी ही नीचे उतर रहे हैं तो उनको साथ में लेकर उतरेंगे, बराबर है। तो इस तरीके से जो भी सरकार होती है उनकी ही तरफ से जो अटॉर्नी जनरल है वो अपॉइंट किए जाते हैं। वो क्यों किए जाते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है उनकी तरफ से वो जितने भी केसेस हैं वो लड़ते हैं। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है जब वो रिज़ाइन करती है, जब वो यहाँ पर डिज़ोल्व होती है या फिर रिप्लेस होती है, तो जो अटॉर्नी जनरल है वो भी यहाँ पर अपना रेसिग्नेशन जो है वो सबमिट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी जो हमारी सरकार है वो रिज़ाइन करेगी, जब भी हमारी सरकार है वो डिज़ोल्व हो जाएगी या रिप्लेस हो जाएगी, तब जब अटॉर्नी जनरल जो है वो भी अपना रेसिग्नेशन लेटर जो है वो सबमिट करते हैं। ऐसा कन्वेंशनली होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही होगा, लेकिन कन्वेंशनली होता है। ठीक है, जैसे कि एक जो लास्ट यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि जो स्पीकर होते हैं वो डिप्टी स्पीकर जो होते हैं, स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर, ये हमेशा जो रूलिंग पार्टी है उन्हीं के स्पीकर होते हैं। तो ये जो सेंटेंस था ये तो गलत था, क्योंकि जो स्पीकर है वो रूलिंग पार्टी के ही रहेंगे, ज़रूरी नहीं है, नॉन रूलिंग पार्टी के भी रह सकते हैं। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस है वो अराइज हो सकते हैं, इस तरीके जो क्वेश्चंस है वो आ सकते हैं कि हर वक्त जब गवर्नमेंट रिज़ाइन करेगी तब अटॉर्नी जनरल को रिज़ाइन करना ही पड़ेगा, इस तरीके क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये गलत रहेगा, ये जो सेंटेंस है ये गलत रहेगा। कन्वेंशनली ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जब रिज़ाइन करती है, रिप्लेस होती है, तब अटॉर्नी जनरल भी अपना रेसिग्नेशन लेटर जो है वो सबमिट करते हैं। उसके बाद जो रिम्यूनरेशन है वो जैसा प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करेंगे उस तरीके से उन्हें मिलेगा, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है उनके माँ बाप है। प्रेसिडेंट जिस तरीके से बोलेंगे, प्रेसिडेंट का एजी पर पूरा हक है। उसके ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी क्या ड्यूटीज़ है और किस तरीके से वो फंक्शन करते हैं। तो एडवाइस देंगे गवर्नमेंट को अपॉन लीगल मैटर्स विच आर रेफर्ड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो रेफर करेंगे कोई मैटर। यहाँ पर गवर्नमेंट इंडिया को जब भी लीगल मैटर्स में कोई ज़रूरत लगेगी, कोई एडवाइस लगेगी, तो यहाँ पर जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो उन्हें एडवाइस देंगे, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। उसके बाद टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज़ ऑफ लीगल कैरेक्टर असाइन टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है अगर वो कोई भी लीगल कैरेक्टर असाइन करते हैं, कोई ऐसी ड्यूटी देते हैं, तो वो भी उन्हें परफॉर्म करनी पड़ेगी। उसके बाद टू डिस्चार्ज द फंक्शन कॉन्फर्ड टू हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ। हमारा जो संविधान है वो अगर कोई फंक्शंस उन्हें देता है, अगर कोई और लॉ उन्हें कोई ऐसा फंक्शन देता है जो उन्हें परफॉर्म करना है, तो वो भी उन्हें डिस्चार्ज करना पड़ेगा। अब कुछ और ड्यूटीज़ जहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से कुछ ड्यूटीज़ आती हैं, उनकी तरफ से यहाँ पर जो ड्यूटीज़ है वो बोली गई है। अब यहाँ पर जो अटॉर्नी जनरल है उन्हें गवर्नमेंट इंडिया के ऊपर कितनी भी केसेस चल रही हो सुप्रीम कोर्ट में, उनके बिहाफ में यहाँ पर लड़ना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम पर जितनी भी केसेस चल रही होंगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में जितनी भी केसेस चल रही होंगी, उसके बिहाफ में, गवर्नमेंट इंडिया के बिहाफ में यहाँ पर जो अटॉर्नी जनरल है उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस है वो लड़ना पड़ेगा।
टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर अंडर आर्टिकल 143, अब आर्टिकल 143 क्या है? तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है और जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ से एडवाइस मांग सकते हैं जो प्रेसिडेंट है हमारे वो। तो इस तरीके से क्या है, टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी रेफरेंस, कुछ भी अगर रेफरेंस हो यहाँ पर मेड बाय द प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर कोई भी रेफरेंस अगर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को बताते हैं कि जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो भी शामिल है, तो यहाँ पर भी उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जो अटॉर्नी जनरल है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में वहाँ पर आएंगे। उसका टू अपियर इन एनी हाई कोर्ट इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न, यहाँ पर जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी इसमें इन्वॉल्व रहेगी हाई कोर्ट के भी केसेस में, तो वहाँ पर भी उन्हें अपियर होना पड़ेगा। तो मतलब आप देखिए कि यहाँ पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं तो हाई कोर्ट में भी यहाँ पर वो केसेस जो है वो लड़ सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में। मतलब आप अगर हाइपोथेटिकली देखना चाहो तो जो भी मोदी जी पर केसेस चल रही होंगी तो मोदी जी के केसेस जो है वो अटॉर्नी जनरल जो है वो हैंडल करेंगे। अब उसके बाद राइट्स, अब उनके पास क्या राइट्स है? तो उनके पास राइट है कि वो किसी भी कोर्ट में विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया वहाँ पर ऑडियंस कर सकते हैं। मतलब अगर ये अटॉर्नी जनरल है तो ये भारत के किसी भी कोर्ट में ऑडियंस कर सकते हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। वो बोल सकते हैं, पार्ट्स ले सकते हैं जो प्रोसीडिंग्स होती है दोनों हाउसेस की उसमें, या फिर किसी भी कमेटी में जा सकते हैं जहाँ पर उन्हें नियुक्त किया गया है। लेकिन यहाँ पर उन्हें वोटिंग का राइट नहीं मिलता है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उन्हें वोटिंग का जो राइट है वो नहीं मिलता है। वो किसी भी प्रोसीडिंग में, दोनों हाउसेस की किसी भी प्रोसीडिंग में वो बोल सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं, पार्लियामेंट जॉइंट सिटिंग में भी पार्ट ले सकते हैं, या फिर किसी भी कमेटी में पार्लियामेंट की जिसमें वो नामांकन किए गए हैं, लेकिन वोट का राइट उन्हें नहीं है, वोटिंग नहीं कर सकते हैं वो। अब उसके बाद ऑल प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ दैट आर अवेलेबल टू एमपी, मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्हें जितनी भी प्रिविलेजेस या इम्यूनिटीज़ अवेलेबल होंगी वो सारी की सारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी अवेलेबल होती है। लेकिन यहाँ पर जो एडवांटेजेस है उसके साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी यहाँ पर आती है। अब क्या लिमिटेशंस है? तो जैसे कि ही शुड नॉट एडवाइस और होल्ड ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी केसेस है वो किसके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं? मतलब ऑन बाय डिफ़ॉल्ट वो अगर कोई भी केस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर आती है तो उनके बिहाफ में उन्हें लड़ना ही पड़ेगा, जो अटॉर्नी जनरल है उन्हें लड़ना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मतलब जो मोदी जी है, उनके अगेंस्ट ये कुछ भी बोल नहीं सकते, उनके अगेंस्ट में कुछ भी ब्रीफ रख नहीं सकते, अपने मन में भी नहीं रख सकते हैं, बोल भी नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से उन्हें उनके अगेंस्ट में नहीं जाना है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो मोदी जी है, उनके अगेंस्ट में जो अटॉर्नी जनरल है उन्हें नहीं जाना है। उसके बाद ही शुड नॉट एडवाइस और होल्ड ब्रीफ इन केस इन विच ही इज कॉल्ड अपॉन टू एडवाइस और अपीयर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर मोदी जी ने उन्हें सपोज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वहाँ पर भेज दिया कि जाओ वहाँ पर हमारे बिहाफ में वहाँ पर जाओ, वहाँ पर कुछ एडवाइस दो या फिर वहाँ अपीयर हो जाओ, कुछ भी करने के लिए अगर वहाँ पे भेजा, वहाँ पर भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके अगेंस्ट में वो कुछ नहीं बोल सकते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में ब्रीफ कुछ रख नहीं सकते। तो मतलब ऐसा है कि उनके जीवन में बस एक ही काम है कि वाह मोदी जी वाह, इस तरीके से करो। मतलब कोई भी भावुक नहीं होगा। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उनके लिए, उनके ही लिए काम करना। अगर उन पर कोई केस चल रही है तो उनके बिहाफ में जाना, अगर वो कहीं जाने के लिए बोल रहे हैं तो उनके बिहाफ में वहाँ पर जाना, वहाँ उन्हें रिप्रेजेंट करना, वहाँ उन्हें एडवाइस देना। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके अगेंस्ट में कुछ भी कर नहीं सकते। उसके बाद ही शुड नॉट डिफेंड अक्यूज पर्सन इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब वो जो है कोई भी क्रिमिनल अगर पर्सन होगा उसे डिफेंड नहीं कर सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिशन दे दी कि हाँ तुम डिफेंड करो तो वो कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आदेश के बिना वो डिफेंड नहीं कर सकते किसी भी क्रिमिनल को। मतलब इससे हमें क्या पता चलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केसेस तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन वो अपनी प्रैक्टिस जो है प्राइवेट प्रैक्टिस वो भी कर सकते हैं। उसके बाद ही शुड नॉट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर इन एनी कंपनी और कॉरपोरेशन विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब वो किसी भी कॉरपोरेशन में या कंपनी में डायरेक्टर की जो पोस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं जब तक वो परमिशन नहीं मांग लेते मोदी जी से, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। अब यहाँ पर वो फुल टाइम काउंसिल नहीं करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मतलब फुल टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी जी मोदी जी मोदी जी इस तरीके से नहीं करते हैं वो।
ही डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। यहाँ पर क्या है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में फॉल नहीं होते हैं। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है आपको। हमें ऐसा लगेगा कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्वेंट है, लेकिन यहाँ पर वो कैटेगरी में फॉल नहीं होते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट के। वो डिबार्ड नहीं होते हैं अपना प्राइवेट या फिर लीगल प्रैक्टिस करने के लिए। जैसा कि हमने अभी देखा था, पिछले ही स्लाइड में देखा था कि वो क्रिमिनल जो है उनके साथ खड़े नहीं हो सकते जब तक वो गवर्नमेंट की परमिशन ना ले लें। इसका मतलब क्या है कि वो गवर्नमेंट के केसेस तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी जो प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस है वो भी वो कर सकते हैं। जैसे मोदी जी बोल रहे हैं, मित्रों जाए जी जा, जी ले अपनी जिंदगी। अब उसके बाद लास्ट आता है हमारा पॉइंट, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये कौन है? तो अटॉर्नी जनरल के साथ साथ यहाँ पर लॉ ऑफिसर्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्रोवाइड करती हैं इन्हें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अदर लॉ ऑफिसर्स होते हैं यहाँ पर अटॉर्नी जनरल के साथ साथ। ये जो होते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब ये क्या है, जो अटॉर्नी जनरल है उनके साथ यहाँ पर मिलकर काम करते हैं। उनके सबॉर्डिनेट टाइप होते हैं जो अटॉर्नी जनरल है उनके। अटॉर्नी जनरल जो है उनसे कुछ मशवरा कर सकते हैं कि हमने क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट वो असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल को, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फुलफिल करने के लिए। ओनली ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल इज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि इस तरीके का भी जो क्वेश्चन है मैंने कहीं तो भी देखा था कि जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो आर्टिकल इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाया हुआ है, मगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कुछ बोला नहीं गया है। सिर्फ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उनका ही ऑफिस सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाया गया है और किसी का भी दिखाया नहीं गया है। आर्टिकल 76 जो है वो डज नॉट मेंशन अबाउट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है ये सिर्फ असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल को। ये अदर लॉ ऑफिसर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, लेकिन यहाँ पर वो 76 जो आर्टिकल है उसमें किसी भी तरीके का जिक्र इन लोगों का नहीं किया गया है। अटॉर्नी जनरल इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेंट्रल कैबिनेट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो सेंट्रल कैबिनेट के मेंबर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा अटॉर्नी जनरल का चैप्टर है वो ख़त्म होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर आप कोई भी कमेंट कोई भी आप क्वेरीज पूछ सकते हो। टेलीग्राम पर आप फॉलो कीजिए चैनल मयूर मोगरे नाम से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।